नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, इसके मुद्दे पर हम आपको हर गतिविधि से समय समय पर अवगत कराते रहे हैं। पहले आपने पिछले हफ्ते डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी को सुना था, जिन्होंने कि बजट के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था इस बार उम्मीद नहीं है, लेकिन ये सपना एक दिन जो हकीकत बनेगा। विजय बंधु जी, उन्होंने भी इसी तरह की आस जताई थी। लेकिन अब जो आपको हम बताने जा रहे, जो कल यानी 24 तारीख को एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। आप इसको ऐसे समझिए, बहुत बड़ी मीटिंग है जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बुलाया है। उस जेसीएम साइट की मीटिंग को, वो जेसीएम साइट वो होता है, वो तो हम विस्तार से डॉक्टर साहब से समझेंगे, लेकिन जेसीएम साइट कहते हैं जितने भी सेंट्रल डिपार्टमेंट्स हैं उनके प्रतिनिधियों का 12 सदस्यीय एक टीम होता है, जो कि इस एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम जो उसको रिव्यू जो करती है, उसी से बातचीत होती है। तो उनको बुलाया है प्रधानमंत्री मोदी ने कल, यानी 24 तारीख को, इस पर चर्चा करने के लिए। तो हम जानते हैं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जो हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू चंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप जिस मुहिम से जुड़े हुए हैं, उस मुहिम में ये जो खबर आ रही उसमें ये आ रही कि कल एक बहुत बड़ी बैठक है जिसकी अध्यक्षता खुद पीएम मोदी करेंगे, और उन्होंने ये जी बैठक बुलाई है। तो बजट में जिस तरह से निराशा हाथ लगी थी और कहा जा रहा था कि कुछ नहीं मिला, तो इस मीटिंग से आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या लग रहा है? चंदन जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात के लिए करेक्ट करना चाहूँगा कि 23 तारीख को जब बजट आया था, माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में एक बहुत बड़ा इंडिकेशन दिया था और उन्होंने ये कहा था कि पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा है या जो एनपीएस का मुद्दा है, इस मुद्दे पर जो 6 अप्रैल 2023 को कमेटी गठित की गई थी, वो कमेटी अच्छा काम कर रही है, काफ़ी पॉजिटिव है और उसे नेशनल जेसीएम स्टाफ साइट का उसे कोऑपरेशन मिल रहा है और इस मुद्दे पर पॉजिटिवली सरकार बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण रखे हुए है और इस पर बहुत जल्द समाधान आने वाला है। बजट मसला जो होता है कि वो या तो एक्सपेंडिचर का होता है या फिर इनकम का होता है। वहाँ पर तमाम सारी बातें जो गैर बजट्स की हैं, उनको करने का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बात के संकेत उसी दिन दे दिए थे। तब भी हमने लोगों से कहा था कि 1 महीने के अंदर संभवतः जो एनपीएस रिव्यू कमेटी है उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और बहुत जल्दी एनपीएस, मैं कहूँगा कि नाम कुछ भी रहे, मैंने पहले भी आपको बोला था नाम कुछ भी रहे, लेकिन जो ओपीएस में जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था मिल जाएगी बहुत जल्दी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल यानी 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जेसीएम स्टाफ साइट की बैठक बुलाई गई है। ये जेसीएम यानी जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, इसमें दोनों पार्ट होते हैं, सरकार के कुछ लोग जी। सेक्रेटरीज होते हैं और कर्मचारी जितने भी भारत सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स हैं, उन हम्म। डिपार्टमेंट से एक-एक, दो-दो प्रतिनिधियों के साथ मिलकर के ये जेसीएम बनती है। और जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें भारत सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के जो 12 कर्मचारी, प्रतिनिधि कर्मचारी होते हैं, मेन-मेन रेलवे है, इनकम टैक्स है या फिर ऑर्डिनेंस है, पोस्टल है, डिफेंस है, इनमें से वो 12 प्रतिनिधि जाते हैं और उन प्रतिनिधियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी खुद कल बैठक करने वाले हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार इस पर बहुत ज़्यादा सीरियस है। और मैं फिर कहूँगा आज आज आपके माध्यम से ये पूरे देश में ये मैसेज भी जाना चाहिए कि हमें नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, उसका नाम नेशनल पेंशन स्कीम हो या नरेंद्र पेंशन स्कीम हो जाए या ओल्ड पेंशन स्कीम हो, नाम से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ओपीएस के प्रावधान थे, जो ओपीएस की जो मूल आत्मा थी, वो इसी एनपीएस के थ्रू मिलने वाली है और जब तक मिल नहीं जाएगी तब तक हम रुकने वाले नहीं। हमें पूरा विश्वास है कि कल जो बैठक होगी इसके बाद से कर्मचारियों को कोई न कोई बहुत बड़ा तोहफ़ा मिलने वाला है। अच्छा, यानी कि आपको जी, डॉक्टर साहब, हम भी आपको ये बता दें कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम राजनीति से अलग हो गए। देखिए, चूंकि हर किसी का अपना अपना एजेंडा होता है, हम बिल्कुल एक निष्पक्ष राजनीति से अलग हटके चर्चा का आखिर ये चीज में क्या डेवलपमेंट है और लोगों को क्या मिलने वाला है। तो जैसा कि आपने बताया, बजट के समय जी, चर्चा हुई थी कि कोई बजट में उस तरह का प्रावधान नहीं किया गया, तो जी। उसी का जिक्र करा हमने।
बाकी जैसा कि अब आप बता रहे हैं कि जो मीटिंग है ये काफी मतलब इससे उम्मीदें जुड़ गई, यानी कि आप कह रहे हैं कि कल कुछ बहुत बड़ा फैसला भी हो सकता है इस मीटिंग में। जी, देखिए फैसला तो आने वाले समय में होगा, लेकिन हम्म। कल की मीटिंग उस फैसले का आधार तय कर देगी, ये ज़रूर मैं अच्छा। कहूँगा। क्योंकि अच्छा। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद तो घोषणा नहीं करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये हम्म। मुद्दा रेवेन्यू से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये मुद्दा एक्सपेंडिचर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इतना आसान नहीं है। तो कल फैसले की घड़ी तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जो फैसला होगा, उसका आधार, उसकी पटकथा कल ज़रूर लिखी जाएगी। तो तो हम इस तरह से सोचते हैं। दूसरी बात जो आपने कहा कि अभी तक इतनी बैठकें हुई, जैसे 6 अप्रैल 2023 को कमेटी का जी। गठन किया गया था। कमेटी ने समय-समय पर जेसीएम के साथ बैठकें की। 2 बार मुझे भी फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेटर मिला कि मैं अपने सजेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाकर के रखूँ। मैंने भी एनपीएस को कैसे ओपीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस पर हमने 2 बार अपने सजेशंस दिए हैं और राइटिंग में दिए हैं। बाकायदा उसका एक तरीके से रिकॉग्निशन भी है, एक्नॉलेजमेंट भी है हमारे पास, फाइनेंस अच्छा। मिनिस्ट्री ने उसको दिया है। तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि जी। आज की डेट में कि पेंच कहाँ फँसता है। अगर आप मैं आपके माध्यम से ये ब पूरे देश को बताना चाहूँगा कि पेंच असल में कहाँ फँसता है। जी। असल में सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आपको नौकरी चाहिए, तो 27 साल तक की उम्र में आप नौकरी में आ सकते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटी से हैं तो 30 और 32 साल की उम्र आपकी लास्ट उम्र होती है जहाँ आप नौकरी में आते हैं। यानी हम्म। कि अगर आप कम्युनिटी रिजर्व कम्युनिटी से भी हैं तो 32 साल के बाद आप नौकरियों में नहीं आ सकते। नहीं आ केवल वो सकते। लोग आते हैं जो एक्स आर्मी हैं। हम्म। तो बिल्कुल। उनको एक पेंशन तो वैसे मिल रही होती है पहले से ही। तो हम्म। हमारे यहाँ डे 1 से पैसा कटने लगता है एनपीएस का और डे 1 से सरकार अपना कंट्रीब्यूशन डालने लगती है। तो कोई भी हम्म। आदमी सरकारी नौकरी में आएगा तो 28-30 साल से उसकी नौकरी कम होने के चांसेस नहीं है। केवल कुछ केसेज़ में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेज़ हैं, जैसे कोई डेथ कंपेंसेटरी ग्राउंड पे आ गया या किसी किसी डिपार्टमेंट में कुछ कर्मचारी लगे थे जो 40-45 साल की उम्र पे रेगुलर किए गए, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या लगभग ना के बराबर है हमारे यहाँ। तो जी। भारत सरकार ये सोचती है कि इनको अगर कोई दिक्कत हो रही है, तो उस दिक्कत का समाधान किया जाना ज़रूरी है। अगर पेंशन कम बन रही है, तो उनको देखा जाएगा कि कहाँ पे समस्या आ रही है, तो उस समस्या को दूर किया जाएगा। अब मैं बात करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की। हम्म। चूँकि जैसे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, तो उत्तर प्रदेश में अगर आपको एडेड स्कूल का टीचर बनना है, तो कोई ऐज बाउंडेशन नहीं है। आप 59 इयर्स के हैं, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप कॉम्पिटिशन बीट करिए और 59 इयर्स की उम्र में आप सरकारी मास्टर बन जाइए। अगर आपको उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी नौकरी में जाना है, तो 40 साल तक कोई भी कैंडिडेट फ्री है, यूपी पीसीएस का फॉर्म भरने के लिए भी। और एससी, एसटी, ओबीसी हैं तो 40 से 45 साल तक आपको छूट मिल जाती है। हम्म। लगभग-लगभग इसी तरह से बाकी राज्यों में भी ये समस्याएँ हैं। तो ऐसे केसेज़ में होता क्या है, जब आदमी 40 साल, 45 साल की उम्र में नौकरी में आता है, तो उसको रिटायरमेंट तो 60 साल पे ही होना है सबका, तो जी। उसको 15 से 20 साल ही मिलता है नौकरी में। जब 15 से 20 साल मिलता है, तो एनपीएस में कॉर्पस बहुत कम हो पाता है। एनपीएस एक अच्छा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है जो 30-32 साल तक अगर उसमें कोई कर्मचारी रहता है तो उस पर अच्छा वर्क करती है। लेकिन अगर 25 साल से कम नौकरी है तो उस केस में एनपीएस में कॉर्पस बहुत कम हो पाता है, बहुत कम कॉर्पस होता है तो पेंशन बहुत कम बनती है। एक और समस्या है इन राज्यों में, 10-10 जी। साल लोगों को नौकरी करते हो गया, एनपीएस इम्प्लीमेंट तो हो गया उन राज्यों में, लेकिन उनका ना तो पैसा काटा गया एनपीएस में से और ना ही सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। 10 साल गुज़र गए, 10 साल बचे नौकरी के तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम हुआ और कॉर्पस बहुत कम बना। तो ये 2 अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरह की समस्याएँ हैं। अब मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि हर राज्य के कर्मचारी को जो पेंशन व्यवस्था मिलती थी एनपीएस से पहले की, जी। तो इस बात की ज़्यादा संभावना है कि उसके बराबर ही उसी आधार पर, बल्कि मैं कहूँ कि एनपीएस में भी पेंशन का समावेश किया जा सकता है। अब मैं अभी आप जैसे पूछ रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इस बात के क्या चांसेज़ हैं, तो मैं यहाँ एक बात आप लोगों को फिर कहना चाहूँगा जी। कि ऑलमोस्ट जिनकी नौकरी 25 साल की कंप्लीट हो जाती है, रिटायरमेंट अगर 25 साल की नौकरी करने के बाद हो रहा है, तो हम्म। उनको ओपीएस ही देगी सरकार, ये तो तय है।
ये तय है ये? बियरलेस अलाउंस, ये एनपीएस में ही ओपीएस मिलेगी उनको, ये तो तय अच्छा। है, ये बिल्कुल तय है। अब ऐसे केसेस में जो मैं बात कह रहा हूं, जो टेक्निकल पेज कहां फंस जाता है, अगर हम्म। आप इमेजिन कीजिए कि एनपीएस को स्क्रैप कर दिया जाए, मान लीजिए आज घोषणा कर दी कि आज एनपीएस खत्म, तो हम्म। इसका मतलब ये है कि पूरे देश के 85 लाख कर्मचारियों का कल से कंट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा। ये जो हम्म। टोटल कंट्रीब्यूशन है 85 लाख कर्मचारियों का, तकरीबन 12,000 करोड़ रुपया पर मंथ होता है। हम्म। यानी कि 12,000 करोड़ रुपए एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई को हर महीने मिलते हैं। तो ये हाँ। मिलना भी बंद हो जाएगा, जाहिर सी बात है, अगर कल से एनपीएस बंद हो गया तो इनको मिलना भी बंद हो जाएगा। तो सरकार जो कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, उसके पास एक खुला ऑप्शन मिल जाएगा। वो ये कहेगी, क्योंकि इनको पैसा मिलना बंद हो गया है जो एनपीएस की वजह से मिलता था, और अब हम्म। इनको चला पाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए हम इनको प्राइवेट सेक्टर में बेच रहे हैं। पहला तो ये हो जाएगा, सरकार के अच्छा। पास ये चांस खुल जाएगा कहने के लिए कि अब हम इनको हम्म। रन नहीं कर पा। उसके पीछे मैं एक आपको एग्जांपल भी बता देता हूं। अभी जी। 2 साल पहले ही भारत सरकार ने एलआईसी की 1/3 हिस्सेदारी बेच दी थी, आपको हम्म। भी पता होगा। और ये हाँ, कह करके काफी बेची थी, सवाल हुआ ये था कह करके काफी। बेची थी कि इनको चलाना मुश्किल हो रहा है, ये रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, घाटे में जा रहे हैं उपक्रम। दो जी। 2.5 साल पहले मैं एक और घटना आपको बताता हूँ, और वो घटना हम्म। है सिडबी की, जो सॉरी इडबी की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई। जी, जी। आईडीबीआई की 30,000 करोड़ की हिस्सेदारी भारत सरकार ने 2-2.5 साल पहले बेच दी थी प्राइवेट सेक्टर में। जी। और मैं आपको बता दूं, तमाम बैंकों का अभी आपस में मर्ज किया गया है, दो दो तीन तीन बैंक को आपस में मर्ज करके एक बैंक बना दिया है। भारत का सरकार का कहना है कि बैंक के घाटे में है, चला पाना इनको मुश्किल हो रहा है, इसके लिए मर्ज कर रहे हैं, और मर्ज करने के बाद भी अगर सिस्टम रन नहीं कर रहा है, तो उसका आखिरी इलाज फिर होता है कि उसको निजी क्षेत्र में बेच दिया जाए। हम हम्म। कोशिश हमारी ये है कि सरकार के जितने भी अंडरटेकिंग्स हैं या जितने भी हम्म। उपक्रम हैं, ये सरकारी बने रहे, इसमें जो लोग नौकरी करें वो सरकारी नौकर कहलाएं, सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कहलाएं। अगर ये कल प्राइवेट हो जाएंगे, अभी ऑर्डिनेंस की 42 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में से तमाम को कारपोरेट कर दिया, उसका भी आंदोलन चल रहा है। तो सरकार ये तो मौका ढूंढती रहती है प्राइवेटाइजेशन करने का। हम कोई ऐसा मौका नहीं उनको देना चाहते, हम चाहते हैं कि सरकारी सिस्टम बचा रहे, सरकारी लोग बचे रहें, लोग ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से टैक्स देते हैं। यही वजह है कि एनपीएस को थोड़ा स्क्रैप करना एक मुश्किल काम है, लेकिन एनपीएस को ओपीएस में कन्वर्ट करना उतना ही आसान है, ये मुश्किल काम नहीं है। आज अगर हमारा कंट्रीब्यूशन पहले जो जीपीएफ में कटता था, उस पर फिक्स ब्याज मिलता था, एनपीएस में 9% से ज्यादा ब्याज आता रहा है। सरकार से हमारी दरख्वास्त थी पहले भी और आज भी है कि एटलीस्ट हमारे वाले कंट्रीब्यूशन पर जीपीएफ वाली सुविधा, यानी कि फिक्स जो गारंटी होती थी जो ब्याज की, वो देना शुरू कर दो। अगर सेवन, हमें तो 7.1% चाहिए, जितना हम्म। ज्यादा आ जाए वो आप अपने वाले अकाउंट में, अपने वाले कंट्रीब्यूशन में उसको मिला लो। और यानी कि सर रिटायरमेंट, टेक्निकल पेज बहुत है। जी, जी। नहीं, नहीं, इसमें दिक्कत इसलिए नहीं आएगी, क्योंकि मैं हम्म। आपको बता दूं 2020 में सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी, एनपीएस के हम्म। ऊपर रिपोर्ट आई थी, और अच्छा। उस रिपोर्ट में इस बात की रिकमेंडेशन की गई थी कि भारत सरकार को तुरंत तुरंत ये कदम उठाना होगा कि जो पैसा मार्केट में जा रहा है, उस पैसे पर जीपीएफ की तरह गारंटीड रिटर्न या गारंटीड ब्याज की व्यवस्था होनी चाहिए। और भारत सरकार ने कई बार इस न्यूज को फ्लैश करवाया, तमाम सरकारी मीडिया के माध्यम से, प्राइवेट मीडिया के माध्यम से, और हर बार ये न्यूज आती थी कि बहुत जल्दी ही पीएफआरडीए कर्मचारी के अंशदान पर मार्स स्कीम लाने वाला है, एमएआरएस यानी मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम। इसका मतलब ये हुआ कि कर्मचारी वाले अंशदान पर फिक्स हम्म। ब्याज की एश्योर्ड रिटर्न की गारंटी होगी, यानी कि जीपीएफ की गारंटी होगी। तो ये व्यवस्था तो पहले ही सीएजी भी कह चुका है, पीएफआरडीए भी कह चुका है, भारत सरकार कई हवालों से खुद बोल चुकी है। तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, और आज भी 9% से आप पूरे 20 साल का इतिहास उठा करके देखेंगे तो एनपीएस में जो सालाना ब्याज रहा है या रिटर्न रहा है,
वो 9% से ज्यादा रहा है, जबकि जीपीएफ में 7.1 ही देती है सरकार। तो हम तो 7.1 की ही डिमांड कर रहे हैं। 9.5 वाले में से 7.1 निकाल दीजिए, तो जितना बचे सरकार अपनी जेब में रख ले, हमको क्या दिक्कत है। दूसरी बात, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय हो, जिस दिन वो रिटायर हो रहा हो, उस दिन उस कर्मचारी से पूछ लिया जाए कि आपको एनपीएस वाली पेंशन चाहिए या ओपीएस वाली पेंशन ओपीएस चाहिए। चाहिए, अगर बिल्कुल। उसको ओपीएस वाली पेंशन चाहिए, तो उसका पैसा जितना कंट्रीब्यूशन में गया था, ब्याज सहित उसका पैसा उसको वापस कर दो, और सरकार अपना वाला हिस्सा उस दिन वापस ले ले। और उसके एवज में जितनी ओपीएस बने, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग नौकरी के आधार पर अलग अलग ओपीएस है। किसी राज्य में 28 साल की नौकरी के बाद फुल पेंशन है, किसी राज्य में केवल 20 साल की नौकरी के बाद फुल पेंशन है। तो जिस राज्य में जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अनुसार उसको ओपीएस दे दी जाए। ये पॉसिबल है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इसको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए करती है, तो इससे दोनों एम्प्लॉइज को फायदा होगा। एक तो वो एम्प्लॉय जो लंबी सर्विस करते हैं 28-30 जी। साल की, उनको ओपीएस मिल जाएगी। एक वो जो शॉर्ट सर्विस में आते हैं, कम नौकरी होती है, 15-20 साल नौकरी कर पाए, उनको भी पूरी ओपीएस मिल जाएगी। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा होगा, जो सरकार ने 30, 32, 35 साल, जितने साल तक नौकरी कोई करता है, उतने साल तक सरकार एक्स्ट्रा 14% कंट्रीब्यूट करती है। वो पैसा एक मुश्त मार्केट में रहने के बाद जितना इकट्ठा होगा, वो उतना एक साथ पूरा सरकार को वापस चला जाएगा, जो कि अभी नहीं मिलता है। वो पैसा या तो कर्मचारी को मिलता है, या उसके परिवार को मिलता है, या फिर जिस कंपनी से कर्मचारी एन्युटी लेता है उसको मिलता है। तो ये सरकार को भी बेनिफिट है। आपने 30 साल तक मुझे पैसा दिया, आपका जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ एनपीएस में, वो सारा पैसा हम आपको हैंड ओवर कर रहे हैं, आप हमें ओपीएस दे दीजिए। सिंपल है, कोई बहुत बड़ा इसमें इफ एंड बट वाला नहीं है। और मुझे उम्मीद है कल प्रधानमंत्री जी इस पर मुहर लगाएंगे, और जिसका फैसला हमें 2-4-6 दिन में, 10 दिन में हमें देखने को जरूर मिल जाएगा। 2-4-6 दिन में ही? मुझे तो बहुत उम्मीद है, क्योंकि अगर 2-4-6 दिन अगर इतनी जल्दी नहीं देते हैं, तो भाई चुनाव तो इनके, हमारे चुनाव थोड़ी होने हैं। अब की तो सिलेक्शन और इलेक्शन सरकार का है, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, और चाहे किसी और जगह हो। हमारा तो सिलेक्शन एक बार हो गया था, हम 35 साल के बाद ही रिटायर होंगे। इन लोगों को हर 5 साल पे, और जब भी बीच में सरकार गिरती है तो इनको टेस्ट देना पड़ता है। अगर काम ठीक कर रहे हैं तो सरकार, जनता उन्हें चुनेगी, सत्ता में भेजेगी, सरकार में रहेंगे। नहीं काम ठीक से करेंगे, नहीं लोगों की सुनेंगे, तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र का रिजल्ट बताएगा, हरियाणा का रिजल्ट बताएगा। बहुत आसान है। तो डॉक्टर साहब, ये आपकी बात बड़ी अच्छी लगी कि चाहे नाम कुछ भी रख दो, नरेंद्र पेंशन स्कीम रखना है, जो जी रखना है रख दो, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम दे दो। और जिस तरह जी से आप बता रहे हैं कि जो है ये शायद बहुत कर्मचारियों को भी नहीं पता होगा कि जो मीटिंग कल होने वाली, जो आप बता रहे हैं कि जो फैसला सरकार, चूंकि चुनाव माथे पे है, कुछ राज्यों में चुनाव पहले भी सजा भुगत चुकी, जिस तरह से लोगों ने, सरकारी कर्मचारियों ने विरोध जो अपने गुस्से का इजहार किया था, उसका शायद खामियाजा इस बार ना भुगते सरकार, और कुछ फैसला 4-5-6 दिनों में ही आगे ले ले। और उसकी आधारशिला कल की बैठक जो कि प्रधानमंत्री मोदी के ले रहे हैं जेसीएम साइट की बैठक में, उसमें कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि उसमें आधारशिला उस फैसले की कल रखी जाए सा। तो चलिए, आपको शुभकामनाओं के साथ साथ तमाम देश के तमाम सरकारी कर्मचारियों को जिनकी इच्छा है कि उनको ओपीएस मिले, तो कल की मीटिंग का अपडेट भी हम आपसे लेंगे। जो भी मीटिंग में होता है, तो आपसे हमारा पहले से ही आपको दरख्वास्त है कि आप जरा समय निकालेंगे पर कल जी के लिए कि मीटिंग के बाद क्या होता है, ताकि आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं वो भी जान पाए कि इस मीटिंग में क्या हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और थैंक व्यूअर्स, यू इसी चंदन। तरह आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और संभव हो तो चैनल को ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू चंदन।